हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसमें 3 किंगडम्स को कंप्लीट कर लिया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी। यही आपको इसमें पढ़ना था। प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको सेपरेट से यहाँ पर सेपरेटली एक चैप्टर दिए गए हैं, उनको हम फर्दर और डिटेल में तभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज ही हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। आज हमें स्टार्ट करना है किंगडम प्लांटे से। चलिए, किंगडम प्लांटे। तो प्लांटे से ही आपको समझ में आ गया है कि किसके बारे में बात कर रहा है। ये प्लांट कैटेगरी की बात कर रहा है। जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनको इस सेपरेट किंगडम प्लांटे में रखा गया है। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। तो इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म है? ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल मिल रहा है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? आप सबको पता है कि क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिससे प्लांट्स का कलर क्या है? ग्रीन है। और ये क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है उनको? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको हेल्प करता है आपका ये क्लोरोफिल। ये क्या करता है? आपका क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, वो क्या काम करते हैं? सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। Few members are partially heterotrophic such as the insectivorous plants और parasites। अब इसमें से कुछ मेंबर जो हैं आप उनको ऐसा कह सकते हैं कि वो पार्शली हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है तो वो प्लांट की कैटेगरी में, बट वो क्या करता है? वो इंसेक्टिवोरस आपका प्लांट है, तो इसीलिए इसको पार्शली हेटरोट्रॉफिक यहाँ पर कहा गया है। पैरासाइट भी हो सकते हैं। ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपने पिक्चर प्लांट भी सुना होगा, सनड्यू सुना होगा। ये क्या है आपके? ये सारे के सारे आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। कस्क्यूटा की अगर बात करें तो वो क्या है? आपका पैरासाइट है। आपने देखा होगा कि जो पेड़ है उस पेड़ पे येलो कलर के ना जैसे बहुत सारे लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत लंबे लंबे, तो वो क्या होता है? वो होता है कस्क्यूटा। अमरबील बोलते हैं इसको हिंदी में। ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक पैरासाइट है। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। तो प्लांट्स सेल जो हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? क्लोरोप्लास्ट मिलता है, सेल वॉल होगी जो आपकी किस चीज़ से बनी होगी? सेल्यूलोज से बनी होगी। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 8। तो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो भी हम पढ़ेंगे सेल का पूरा डिटेल में, वो हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ लेंगे उसको। प्लांटे इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्लांटे के अंदर ये सारे पार्ट हैं। ये सब डिवीजन ही आप कह सकते हैं इनको। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अभी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम इनको डिटेल में पूरा जो है इनका क्लासिफिकेशन हम देख लेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। 2 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं इसमें, अलग अलग फेजेस हैं। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक है आपका एक तो, और सेकेंड है आपका हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक। दैट ऑल्टरनेट विच ईच अदर, ऑल्टरनेट होते रहते हैं आपके ये। द लेंथ ऑफ द हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेसेस एंड वेदर दीज फेसेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। तो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा कि इनका ये जो डिप्लॉइड या हेप्लॉइड फेस है ये फ्री लिविंग है, डिपेंडेंट है दूसरों पर। ये प्लांट टू प्लांट क्या करेगा? आपका वेरी करेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहा जाता है। फर्दर डिटेल में हम इसको चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स मूव टू किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये जो किंगडम है आपका, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, मल्टी सेल्यूलर हैं आपके ये, और इनके अंदर सेल वॉल्स नहीं मिलता। जबकि प्लांटे के अंदर क्या था? प्लांट किंगडम के अंदर आपको सेल वॉल मिल रही थी। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये जो है फूड पर डिपेंड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स पे, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। ये खाना खाएंगे अपना, उसको डाइजेस्ट करेंगे, और उससे जो इनको एनर्जी मिलेगी वो किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में इसको स्टोर कर लेंगे। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है आपका, फूड को इनटेक करेंगे, ठीक है। इनका एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होगा। जब ये बड़े होंगे तो इनका एक डेफिनेट शेप और साइज़ भी होगा। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। अगर हम और बात करें तो इसमें अगर हायर फॉर्म्स की बात करें तो इसमें न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी होगा। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है, सपोज करो अब हमारा जो ह्यूमन्स है उनमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम है आपका। तो ये सिस्टम हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ये सिस्टम हमें हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ में कोऑर्डिनेट करने में या अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करने के लिए क्या करता है? ये हमें हेल्प करता है। तो वही आपका न्यूरोमोटर मैकेनिज्म।
मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, इनमें से ज़्यादातर जो है वो क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होगा, आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं ये। इसमें क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल जो भी आपका सेल होगा उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4। तो जैसे प्लांट के लिए थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, उसी तरह से एनिमेलिया के लिए हम चैप्टर नंबर 4 में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। इनको पढ़ लेते हैं। देखो, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम और सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हेयर। अब जब विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो वहाँ पर लाइकेंस के लिए कोई स्पेस नहीं है ऐसे। और सेल्युलर जो भी आपके ऑर्गेनिज्म, ई सेल्युलर मतलब हैविंग नो सेल्स, जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, ये हो गए आपके सारे के सारे। तो इनको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, वायरसेस तो आप जानते ही हैं, वायरस किसको कहा जाता है। वायरॉइड्स की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं ये भी आपके पैथोजेंस हैं। जो आपके ये वायरॉइड्स हैं, दीज आर पैथोजेंस। पैथोजेंस मैंने आपको बताया था कि जो जिनसे डिजीज़ होती है, बीमारियाँ हो जाती हैं, तो ये आपके पैथोजेंस हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड होंगे और इन्फेक्शियस पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट है आपका प्रियॉन्स की अगर बात करें तो प्रियॉन्स भी क्या है, प्रियॉन्स भी आपके आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस आपके एजेंट्स हैं या इन्फेक्शियस आपके पैथोजेंस हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition, है ना। जैसे किसी को कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो कहते हैं कि कोल्ड हो रहा है, उसके पास अगर हम बैठ जाते हैं तो हमें भी कोल्ड हो जाता है, होता है ना। तो ये कंडीशंस हैं, इनको आप ऐसे एसोसिएट तो नहीं कर सकते हैं। हमें अगर नॉर्मल हमें ऐसे नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, हम अगर किसी इन्फेक्शियस पर्सन के पास जाके बैठ जाएंगे तो हमें ये शायद हो जाए। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू लिविंग। तो वायरसेस जो हैं, इन बेचारों को क्लासिफिकेशन जब इनका किया गया तो इनको जो है हम किसी कैटेगरी में ऐसे फिट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ना तो ये लिविंग है आप कह सकते हो, ना ही ये पूरी तरह से नॉन लिविंग है। ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है आपका, तो ट्रू लिविंग इसको नहीं कहा जाता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो हम क्या क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं कि दोज हैविंग सेल स्ट्रक्चर, उनको हमने लिविंग कैटेगरीज में रखा है। वायरसेस जो है वो कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर है। दैट आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इनका। अब इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से मतलब है आपका कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैविंग अरेंजमेंट्स, यहाँ पे नहीं आ रहा है आई थिंक, हैविंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, मैं एक बार बोल देती हूँ, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैविंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आउटसाइड द लिविंग सेल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। अब जब ये इनके पास कोई होस्ट नहीं है, जब तक ये लिविंग, इनको कोई लिविंग होस्ट नहीं मिल जाता है तो इनको नॉन लिविंग कंसिडर करा जा सकता है, राइट। लेकिन जैसे ही इनको कोई भी लिविंग होस्ट इनको मिलेगा तो ये क्या काम करते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी, अपना नंबर जो है बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो हम वायरस को, आप सोचिए कि आप लिविंग में रखेंगे, इसको नॉन लिविंग में रखेंगे, क्योंकि दोनों तरह से एक्ट कर रहा है। लिविंग की तरह से भी एक्ट कर रहा है और नॉन लिविंग की तरह से भी एक्ट कर रहा है। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो वायरस का मतलब क्या बताया गया यहाँ पे, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। Dmitry Ivanovsky 1892 recognized certain microbe as causal organism of the mosaic disease of tobacco। अब आपके दिमित्री थे, दिमित्री कौन थे, आपके एक रशियन बोटनिस्ट थे। आपके ये बोटनिस्ट प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है, जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है। तो दिमित्री जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या चीज़ पहचानी, कुछ माइक्रोब्स के बारे में उन्होंने पता लगाया कि वो जो है कोई ना कोई बीमारी करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी टोबैको, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको प्लांट्स में होने वाली है आपकी ये, तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था इसके बारे में उन्होंने पता लगाया। दीज वर्ड
फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो इनका अगर साइज़ की बात करें तो ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या है, मान लो कोई भी ऐसा आप डिवाइस कह लो, ठीक है ना, जिसमें के अंदर से अगर कोई सैंपल क्रॉस करेंगे तो उसमें से बैक्टीरिया क्रॉस हो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका साइज़ तो बैक्टीरिया से भी छोटा है, ये तो डेफिनेटली वहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। MW Vizornik 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plant and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum infectious living fluid। अब क्या हुआ, आपके दूसरे आए, आपके उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो भी आपका इन्फेक्टेड प्लांट्स थे टोबैको से, ये जो मोज़ेक डिजीज़ थी टोबैको की, उससे जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स थे, इन्होंने क्या पता लगाया कि वो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और इन्होंने इस नए पैथोजन का नाम क्या रख दिया, वायरस, और वो जो फ्लूड था उसका क्या नाम रख दिया, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम, इसका मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। फिर स्ट्रेन लिया, स्ट्रेन लेने क्या किया 1935 में, शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो इन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो वायरस हैं वो क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं, है ना, और उनके जो क्रिस्टल्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। They are inert outside the specific host cell. Viruses are obligate parasites। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब तक इनके पास कोई होस्ट सेल नहीं है, ठीक है, जिस पे ये एक्ट करेंगे, जिस पे ये फीड करेंगे, तो ये कैसे हैं, तब तक ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो वायरसेस जो हैं वो कैसे हैं, आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, मतलब कि इनको जो है, इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए, ठीक है ना, तभी तो ये उस पर जो है एक्ट करेंगे, अदरवाइज कैसे ऐसे लिविंग कैसे एक्ट कर पाएंगे फिर ये आपका। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स की इनकी बात करें तो प्रोटीन्स के साथ साथ वायरस के अंदर क्या मिलता है, अपना जेनेटिक मटेरियल भी मिलता है, दैट कुड बी इधर RNA और DNA। ये RNA भी हो सकता है आपका और DNA भी हो सकता है। DNA मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। कोई भी वायरस नहीं है जिसमें दोनों जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेंगे। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो वायरस क्या है, आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हैं आपके RNA, और ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं RNA या, और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं RNA के, या फिर डबल स्ट्रैंडेड होंगे किस चीज़ के, DNA के। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस किसको कहा जाता है, ऐसे वायरसेस जो किसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को। वो कैसे होते हैं, जनरली दे आर डबल स्ट्रैंडेड DNA। कैसे होंगे आपके, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस हैं ये आपके। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। तो ये जो प्रोटीन कोट है, इसका प्रोटीन कोट से मतलब क्या है कि आपका एक प्रोटीन शेल है जिसके अंदर क्या मिलता है, अपना खुद का DNA जो है मटेरियल मिलेगा, उसको कहा जाता है कैप्सिड, और इसके जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको कहा जाता है कैप्सोमियर्स। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। तो ये किस चीज़ को प्रोटेक्शन दे रही है, न्यूक्लिक एसिड को आप कह सकते हैं कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन दे रही है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। किस शेप में अरेंज है, या तो हेलिकल शेप में होंगे आपके या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स में होंगे। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। तो वायरस से होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो देख लो, मम्स है आपका, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा है। एड्स इन ह्यूमन इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। तो ये जो बीमारी है ये भी किससे होगी, आपकी वायरस से होगी। इसका अगर हम इसको फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो IMMUNO इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये है आपकी एड्स की फुल फॉर्म, सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये भी किसकी वजह से होगी, आपकी वायरस की वजह से होगी। इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो प्लांट्स के अंदर ये है, तो कैसे आप पहचानेंगे, तो पत्तियां रोल हो जाएंगी, पत्तियां ऐसे मुड़ जाएंगी। आपने देखा होगा, इससे अगर हम पेपर को ऐसे पेंसिल में रोल करते हैं या फिर हम पेन में रोल करते हैं तो वो ऐसे राउंड हो जाती है ना, बिल्कुल कर्ल हो जाती है, तो वैसी पत्तियां हो जाती हैं आपकी, मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है, उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, इनकी ड्वार्फिंग हो जाएगी उनमें। वायरॉइड्स की बात करें तो 1971 में T.O. Diener डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो डीनर ने क्या डिस्कवर किया,
एक नया एजेंट इन्होंने डिस्कवर किया जो कि वायरस से आपका छोटा था। ये क्या करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। जैसे आपने देखा होगा, मान लो आपका एक पोटैटो है, ठीक है ना, ये पोटैटो आपका थोड़ा सा ऐसे हल्का सा इस शेप का है, तो कुछ कुछ पोटैटो ना ऐसे पतले पतले शेप के हो जाते हैं, इस तरह से ऐसे नुकीले से, कुछ आगे से हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे थोड़े पतले पतले हो जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए था। इट लैक द प्रोटीन कोड नहीं था, जो कि वायरस इसमें मिलता था, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड हो गया। द आरएनए जो है वायरॉइड का, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा है, लो है, ठीक है, कम है। प्रियॉन्स की बात करें, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो अगर हम देखें तो कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं जो इन्फेक्शियस हैं, उनको ऐसा पाया गया कि वो ट्रांसमिट हो रही हैं किसी एजेंट की वजह से। और इसमें क्या है, इसमें एक अलग, ठीक है ना, इसमें एक अब नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन जो है वो मिलता है। अब ये जो एजेंट था इसका साइज़ बिल्कुल वायरस के बराबर ही आप मान सकते हैं, सिमिलर था मतलब उसके साइज़ में। ये जो एजेंट्स थे इनको नाम क्या दिया गया, इनको नाम दिया गया प्रियॉन्स, इनका नाम पड़ा। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर bovine spongiform encephalopathy, BSC short में, commonly called the mad cow disease in cattle and its analogous variant Creutzfeldt-Jakob disease CJZ इन ह्यूमंस। अब देखो क्या था, ये एजेंट का नाम प्रियॉन पड़ा। अब इस प्रियॉन से होने वाली जो एनिमल्स में बीमारी का नाम है वो है आपका BSC। कॉमनली इसको मैड काउ डिजीज़ आप कह सकते हैं, कैटल्स में होगी ये, और जैसे उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, इस तरह की जो है आपकी बीमारी है, और इसी का एक वेरिएंट है यहाँ पर क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज़, ये ह्यूमंस में मिलता है आपका। लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस जो है हमने पढ़ा था कि लाइकेंस किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, एल्गी प्लस फंगस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनेंगे, यानी कि आपसी एसोसिएशन से बनेंगे एल्गी और फंगी के। एल्गल जो कंपोनेंट है उसको तो कहा जाता है फाइकोबियंट, ठीक है, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको कहा जाता है माइकोबियंट, जो कि आपका ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक है। यानी कि जो आपका एल्गी है वो तो है आपका ऑटोट्रॉफिक, और जो आपका फंगस है वो कैसा है, वो है आपका हेट्रोट्रॉफिक, है ना। एल्गी क्या काम करता है, दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट तो देना पड़ेगा ना किसी को। तो एल्गी क्या काम करता है, एल्गी तो फंगी के लिए खाना बनाता है, बदले में फंगी क्या करता है, फंगी उसको शेल्टर देगा, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, किसके लिए, एल्गी के लिए, जिससे कि वो अपना खाना आसानी से बना सके। So close is their association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them। अगर हम लाइकेन को देखेंगे तो हम देख के बता नहीं सकते हैं, ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कहाँ पर एल्गी और कहाँ पर फंगस है, दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस की एक प्रॉपर्टी है कि ये पॉल्यूशन को इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइकेंस हैं वो पॉल्यूटेड एरिया में रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर कहीं पे पॉल्यूशन होगा तो लाइकेंस वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें चैप्टर 1 के हम NCERT के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।